Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Dawa Sharia Khan. I welcome to all of you once again in the weekly news analysis. And basically, we are our batch 8 of combined current affairs and Pakistan affairs in process. And the weekly news analysis is one of the salient feature of this batch. अच्छा, आज का जो वीकली न्यूज एनालिसिस है वो है हमारा नवंबर 22 से दिसंबर 30 तक 2021 का ये न्यूज एनालिसिस। ऑल ये वीक से ज्यादा डीज बनते हैं, बट हमने इसी डीज को जो है वो आज पढ़ना है, देखना है और एनालाइज करना है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि हम कौन सी न्यूज को किस जगह अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीक कोई इतनी ज्यादा हैपनिंग्स नहीं हुई जैसा कि पिछले कुछ वीक्स में थी, चाहे वो COP26 के ऊपर बात हो या पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो डील हो विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो इतनी ज्यादा कोई हैपनिंग्स नहीं है, बट अगेन देयर आर फ्यू हैपनिंग्स व्हिच इज नेसेसरी and which is imperative to understand and analyze so that we can use them as an evidence in our arguments in the paper of current affairs, Pakistan affairs, and English essay. So the first news is the State Bank's annual report. State Bank issued its annual report last week, and it's necessary to read the main statistics from that report so that we can update our data that we used in the question of economy. तो कुछ इसके अंदर डाटा है, उसको हम देख लेते हैं कि the macroeconomic projections listed by the State Bank its annual report on the national economy demonstrate that the bank is tracking to its earlier forecast. क्या है, जल्दी से पहले forecast पढ़ते हैं। The economic recovery during the last fiscal is projected to gain further momentum this year। बोल रहा है जो हमारी economic growth आई है वो इस साल ज्यादा momentum पकड़ेगी। And this is higher indicated in the initial month of fiscal year. The bank has projected GDP growth rate in the range of 4% to 5%। बोला बैंक ने जो हमारी GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की अगले साल के लिए, यानी इस साल जो गुजर रहा है 4 से 5% की GDP ग्रोथ है। अगेन इट्स एन एम्बिशियस टारगेट। इन्फ्लेशन 7 से 9% के दरमियान रहेगी। फिस्कल डेफिसिट 6.3% रहेगा और जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट 7 पॉइंट फिस्क टू अ हायर साइड और करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से 3% के दरमियान रहेगा। अगर आपको याद हो, हमने अपनी पहली क्लास में यहाँ पे बैच 7 वाले भी मौजूद हैं, बैच 8 वाले भी मौजूद हैं, और दोनों ने जो है वो इकोनॉमी हमने पढ़ लिया है। लेकिन थोड़ा सा हम इकोनॉमी वाले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए चीजें पढ़ने में। मेरी आवाज तमाम लोग तक आ रही है या नहीं आ रही, पहले मुझे ये बता दें आप लोग, क्योंकि बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरी आवाज तमाम लोग तक पहुंच रही है। अच्छा, हमने देखा था कि भाई लास्ट ईयर जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो 7.1% रहेगा। ठीक है, 7.1% रहा था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 2021, और अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट्स द फिजिकल डेफिसिट इन द अपकमिंग ईयर 2022 और 2023 में जो है हमारे पास 6.3% रहेगा। और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये बजट की प्रोजेक्शंस है, फिजिकल डेफिसिट ये कम होता हुआ दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि ये फिजिकल डेफिसिट कम हो। अगेन अगर आप स्टेट बैंक की देखें, अभी की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई वो कह रहा है कि 6.3 से लेके 7.3 तक रहेगा। लास्ट ईयर 7.1 था, तो 7.3 तक अब इसने जो नई प्रोजेक्शंस दी है तो कह रहा है कि भाई पिछले साल से भी बढ़ सकता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो यही हमारा सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक का डिलेमा है, हमारी सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम फिजिकल डेफिसिट हमारा पिछले कुछ साल से बढ़ता ही चला जा रहा है। और हमने अपने लेक्चर में देखा था, 16-17 की बात की थी, 17-18, 18-19 की बात की थी, और हमने पूरा एक देखा था कि एक पूरी जो हमारी लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है एज फार एज फिजिकल डेफिसिट इज कंसर्न। और द सेम इज द केस विद अकाउंट डेफिसिट, और जिसकी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ा, वो भी 2% से लेके 3% है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा है as compared to exports. So yes, you can update your data of economy by giving the reference of the State Bank of Pakistan and its annual report on nation's economy. तो ये थी हमारे पास पहली न्यूज। द सेकंड न्यूज इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज वेरी क्रिटिकल एज फार एज द ह्यूमैनिटेरियन सिनेरियो एंड द हंगर इज कंसर्न। Many international institutions raise
or press alarm bells as far as the situation of Afghanistan is concerned. And Pakistan is doing its best to push the international community to awake from its stupor and take some measures to mitigate the crisis in Afghanistan. ये जो मैंने कहा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, और क्योंकि रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट आई है रिलेटेड टू अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्या रिपोर्ट है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस बनाएंगे। और अब आने वाले मतलब इस 10 से 15 मिनट में हम अफगानिस्तान के ऊपर बात करने लगे हैं। अच्छा जी, तो अगेन यूएन की रिपोर्ट आई अफगानिस्तान के ऊपर जी, हमारे पास लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट इशूड बाय द यूनाइटेड नेशंस, अराउंड 60% ऑफ द अफगानिस्तान 38 मिलियन विल बी इम्पेंडिंग बाय द इम्पेंडिंग फूड क्राइसिस, क्योंकि वहां पर एड नहीं आ रही, ठीक है, बिकॉज ऑफ द तालिबान्स अराइवल इन अफगानिस्तान एंड टेकिंग द reins of the governments in their hands। वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसे 9 से 10 बिलियन डॉलर के जो एसेट्स थे वो उसने फ्रीज कर दिए हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से आने वाली जो इमदाद है वो भी जो है वो फ्रीज हो गई है। इंडिया से जो आती थी पाकिस्तान के रास्ते वो भी नहीं आ रही है। तो अगेन इट इज एट द ब्रिंक ऑफ द क्राइसिस, और यूएन ने कहा कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो तकरीबन 38 मिलियन लोग जो है वो अफेक्ट होंगे फूड क्राइसिस से। एंड ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन हैज इनफ टू इट। बोला अफगानिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन रह जाएगी जिसके पास दिन में 3 टाइम का खाना मिलेगा। सिचुएशन इज वर्सन एज इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड इज डिलेड। क्यों? मैंने आपको कहा कि वॉशिंगटन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वॉशिंगटन डिसीजन टू फ्रीज द अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक $9 million is in the reserve, imposed soon after the Taliban take over. The financial sanctions also affected the regime's access to funds allocated by the IMF and the World Bank. IMF और World Bank से जो funds आ रहे थे वो भी रुक गए। And according to the reports, Afghanistan's economy has already shrunk by 40%. अफगानिस्तान इकोनॉमी का जो साइज था वो ऑलरेडी 40% कम हो चुका है, worsening the plight of Afghanistan people. The virtual collapse of the banking system added to the problems of relief agencies getting aid to the people. बोला अगर सिचुएशन यही रही तो उनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां तक इमदाद भी पहुंचाई जाए। दे आर नाउ स्ट्रगलिंग टू गेट इनफ कैश इनटू द कंट्री। वहां पर जो हमारे पास लिक्विडेटेड एसेट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड एसेट जो है हमारे पास कैश होता है, एंड दे आर बेसिकली स्ट्रगलिंग टू गेट कैश इनटू देयर कंट्री एंड दे आर फेसिंग सीरियस क्राइसिस। अब सवाल यह है कि हाउ दिस क्राइसिस लिंक टू द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। वैसे तो अफगानिस्तान सिचुएशन है, लेकिन हाउ दिस क्राइसिस लिंक टू द security situation in Afghanistan. It is usually said that the poverty, hunger is basically create the incubation center for extremists and terrorists. जहाँ पर गुर्बत होगी, जहाँ पर poverty होगी, तो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है टू रिक्रूट पीपल, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में अगर यही सिचुएशन रही, और जो कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अलकायदा, द टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस जिसको कहते हैं, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वहां पे लोगों को रिक्रूट करें, उनके पास जो अपने फंड्स हैं या उनके पास जो फंडिंग है उसके थ्रू वहां पे रिक्रूट किया जाए, और फिर अगेन अफगानिस्तान बिकम द सेफ हेवन फॉर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। या फिर सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि अगेन this crisis might trigger a civil war in Afghanistan, and the whole Afghanistan will again divided among the various factions, and there will be a total chaos and civil war. अच्छा, तीसरा सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि वो लोग, the countries who do not want the countries which do not want peace in Afghanistan, वो countries जो अफगानिस्तान में peace नहीं चाहते हैं, the countries who want to play the role of spoiler अगेन एक्सेसरबेट दिस सिचुएशन, और फिर वो अगेन इस सिचुएशन को मजीद खराब करें, और क्योंकि उनको पता है सिचुएशन मजीद खराब होगी, ग्रुप्स को डिवीजन क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो वो सही काम नहीं कर रहा, वो सही काम नहीं कर रहा, आप इससे अलग हो जाए तो आप इससे बेहतर चला सकते हैं, हम आपको फंडिंग देते हैं, आप जो है वो टेक ओवर करें। अगेन इससे क्या होगा? सिंपल होगा, सिविल वॉर। पीस जो एक ड्रीम है नेबरिंग कंट्रीज का लाइक पाकिस्तान to ensure perpetual peace in Afghanistan, it will become impossible in that scenario. So the first and the foremost thing the international community needs to do is to provide aid to Afghanistan, and Pakistan is doing its best
किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा जाए कि अफगानिस्तान को आप डायरेक्ट एड दें, चाहे आप उनके हेल्थ सेक्टर में डालें, एजुकेशन सेक्टर में डालें, सोशल या फूड सिक्योरिटी के ऊपर डालें, आप तालिबान को ना भी दें, बट जो है वो आप उनको एड प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें इस टाइम पर अफगानिस्तान को उस टेररिस्ट सिचुएशन से, उस एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन से, उस सिविल वॉर से, वो जो डिफरेंट फैक्शंस डिवाइड हो जाते हैं उससे बचाना है। दैट इज वाई पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, अभी हम नेक्स्ट न्यूज वही करेंगे कि पाकिस्तान इज रिसेंटली अलाउड इंडिया टू ट्रांजिट इट्स एड टू अफगानिस्तान बाय यूजिंग द पाकिस्तान टेरिटरी, के वो इंडिया को अलाउ किया है कि भाई आपके जो भी राशन के ट्रक हैं, खाने पीने के ट्रक हैं, मेडिसिन के हैं या कपड़ों के हैं, लॉजिस्टिक्स के हैं, आप पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज करके अफगानिस्तान तक पहुंचा सकते हैं, कीपिंग इन व्यू दैट इंडिया इज वन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। और उसको अलाउ करना अपने लैंड से, अगेन इट इज अ रिस्क, बट क्या करें, अफगानिस्तान की सिचुएशन भी सीरियस है। तो ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया इसको जरूर यूज करें अपने क्वेश्चन में रिलेटेड टू अफगानिस्तान। जब भी बात करें चैलेंजेस टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट या चैलेंजेस टू पीस इन अफगानिस्तान या चांसेस ऑफ सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जरूर डिस्कस करें और उसकी सपोर्ट में यूज दैट यूएन रिपोर्ट और द रेफ्यूजी रिपोर्ट। अभी हम देखेंगे कि भाई रेफ्यूजी का भी बड़ा क्राइसिस आ सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ, the UN Refugee Agency has recently warned that by the end of 2020-21 the humanitarian crisis could collapse of 500,000 more Afghans के तकरीबन 5 लाख मोर अफगान जो है वो रिफ्यूजीज बन जाएंगे और वो नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और ईरान में आके जो है वो पनाह लेंगे। और अगेन आपको पता है रेफ्यूजी कैंप्स जब भी आते हैं तो वो अगेन एक सेफ हेवन बन जाते हैं टेररिस्ट के और एक्सट्रीमिस्ट के। So it is the responsibility of the international government to shield Afghanistan from this crisis and from falling into another civil war. ठीक है जी, तो ये आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी और इसी से इसी चीज को, सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान इज डूइंग इट्स एफर्ट। यहाँ पर अगेन हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि पीएम इमरान खान ओकेस रेज 5 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने $5 अरब रुपए जो है वो अफगानिस्तान के लिए जो है वो साइन किए। पीएम इमरान खान ने उसकी अप्रूवल दी। तो पीएम इमरान खान ने अप्रूव रेज 5 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान बिसाइड अलाउइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडियन फूड असिस्टेंस फॉर द वॉर कंट्री थ्रू पाकिस्तान। इसकी मैं बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज की भी इजाजत दी कि इंडिया की जो सपोर्ट है या एड है अफगानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, आप सब लोगों को पता है कि द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगान तालिबान इज नॉट गुड। देयर इज अ टेंस सिचुएशन, दिस रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड। पाकिस्तान कुड एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन एज वेल। पाकिस्तान सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी कर सकता था कि भाई इंडिया को हम एड लेने की इजाजत नहीं देते ताकि उनके दरमियान कोई सिचुएशन इंप्रूव ही ना हो। बट कीपिंग इन व्यू द ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर, पाकिस्तान अलाउड इन फैक्ट इवन इट्स rival India to provide aid to Afghanistan. ठीक है, the decision was the first meeting of Apex committee by newly established Afghanistan Inter-Ministerial Coordination Cell। ये AICC एक newly established institute हमने या forum create किया है जहां पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, एडवाइजर ऑन फाइनेंस भी हैं, ताकि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है ताकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स बनाया जा सके अफगानिस्तान की सिचुएशन पर। अच्छा जी, because of the efforts of Pakistan, the officials from the United States of America have agreed to meet with the Taliban officials in Doha next week, keeping in view this delicate situation. Again, it's a victory of Pakistan. एंड इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान ने उनको रेडी किया और पाकिस्तान की बात मानी। और अभी जो आने वाला वीक है, यानी ये वाला वीक जो है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल्स और तालिबान के ऑफिशियल्स दोहा में मिलने वाले हैं। वी होप दैट देयर माइट बी सम ब्रेक थ्रू, कि यूएस का कोई ब्रेक थ्रू और एक अच्छा पैकेज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ आए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जी, पाकिस्तान on Thursday hailed US representatives upcoming meeting with the Taliban officials as a welcome development that would help address challenges faced by the war-torn country. The US and Taliban officials are meeting in Doha next week। इसका मतलब है ये अब ये जो वीक गुजर रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक की न्यूज है, तो ये जो वीक गुजर रहा है इसमें हमारे पास मीटिंग होने लगी है। Then PM Imran Khan calls for expanding Pak-US relations to stabilize Afghanistan. In the backdrop of the same news, in the backdrop of the same situation, two basically senators हैं, कौन है ये, मेरे ख्याल कांग्रेसमैन, ठीक है, two congressmen from the United States of America visited Pakistan
ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद द विजिटिंग चेयरमैन ऑफ हाउस अफेयर्स कमेटी। एक हाउस अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है कांग्रेसमैन जीरो मीक्स एंड चेयरमैन ऑफ सब कमेटी ऑन एशिया, और दूसरे जो है वो चेयरमैन है सब कमेटी ऑन एशिया, द पैसिफिक एंड सेंट्रल एशिया के। उन्हें पाकिस्तान का विजिट किया और अगेन उनको सारी सिचुएशन से आगाह किया गया। एंड द पीएम इमरान खान stressed the need for enhancing bilateral parliamentary and diplomatic cooperation between Pakistan and the US to promote peace, stability, and economic development in Afghanistan. Also, uh, uh, the Pakistani administration requested both of these gentlemen to lobby in their own country to stabilize Afghanistan and provide humanitarian aid to Afghanistan. तो वहां से भी एफर्ट्स की गई और आपने देखा कि एफर्ट्स का नतीजा यही हुआ कि यूएस और तालिबान जो है उनकी मीटिंग होने लगी है इस हफ्ते दोहा के अंदर, और हम होप करते हैं कि वहां पर कोई ब्रेक थ्रू होगा। Another news is the same mantra by the Indian administration, the Hindutva ideology, the RSS philosophy, the Hitler-like mindset, जो भी है उनका इंडिया का। ये बैच 7 के जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन्होंने तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर रिलेशंस के ऊपर पूरा लेक्चर ले चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस भी किया था। वी हैव डिस्कस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वन ऑफ इट challenges or threat is the provocative statement from Indian side and बेलिजेंट एटीट्यूड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसी की सपोर्ट में आपके जो सामने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया और वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, और वो आए दिन जो है वो राजनाथ सिंह ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, और ये उनका प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट या उनका बेलिजेंट एटीट्यूड जो है वो रीजन की सिचुएशन को बड़ा टेंस बना देता है, ठीक है। अब उन्होंने रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया है, ऑन सैटरडे इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह pledged that his country would carry out operation across international boundary. He said, now we have given them the message that if you create a lot of trouble, if you go matlab Pakistan create a lot of trouble, then not just at the border, we can cross the border and carry out a surgical strike as well, and if needed carry out strikes, air strikes as well. उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करेंगे और एयर स्ट्राइक्स भी करेंगे, जिससे पहले हमने की थी, ठीक है। शायद वो भूल गए पाकिस्तान इज आल्सो अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, या फिर वो जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, या वो भी वांटेड और द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी वांटेड टू push this whole region into the nuclear डिजास्टर, जैसा कि हिटलर ने किया था। वही माइंडसेट है, वही आइडियोलॉजी है, वही फिलॉसफी है। उसने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ यही किया और फिर वो एक्सपेंशन की पॉलिसीज पे गया और यही उसी तरह कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने जो है स्टेटमेंट को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज रिएक्टेड स्ट्रांगली टू रिमार्क बाय इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ओवर द वीकेंड, टर्मिंग थ्रेट्स टू कैरी आउट मिलिट्री एक्शंस ऑन पाकिस्तान सॉइल प्रोवोक्ड एज हाईली रिस्पांसिबल प्रोवोकेटिव एंड क्रूशियस स्टेटमेंट सेड। मतलब आप आज की दुनिया में जो कि एक इंटरनेशनल लॉ की हैसियत से चल रही है, इंटरनेशनल लॉ है, वैल्यूज हैं, रूल्स हैं, आप एक ऐसा स्टेटमेंट किसी और कंट्री के बारे में कैसे दे सकते हैं? बट अगेन दिस इज द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एंड आरएसएस फिलॉसफी, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यही कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेरी डेलिकेट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो वो लोग जो कहते हैं डिफेंस का बजट कम कर दिया जाए, या हम डिफेंस पे क्यों कर रहे हैं, या आए दिन हम कोई जो है वो मिसाइल टेस्ट या इस तरह की चीजें क्यों करते हैं, हम जो है वो लोगों के ऊपर खर्च क्यों नहीं कर सकते, तो हम यही कहते हैं कि भाई वो बात सही है। वी हैव टू स्पेंड मोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑन पुअर्टी, सोशल सेक्टर, employment, but as far as security is concerned we can't compromise on it, क्योंकि उसका जीना मरना हमारे को ऊपर उसी चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। कीपिंग इन व्यू ऐसे स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट में तो हम बिल्कुल कोई जो है वो गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। जब भी ये इसमें आप जब भी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आप ये कोट कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन पर आए आप कोट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पर आए आप कोट कर सकते हैं, इवन हाइब्रिड वॉरफेयर में आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं, क्योंकि आप साइकी से दूसरे मुल्क की साइकी से खेल रहे होते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स देके उनकी पब्लिक का जो मोराल है या उनकी फौज का जो मोराल है उसको आप इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर एज वेल, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा होता था जब वो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता था, फायर एंड फ्यूरी, वी आर आई एम जस्ट वन बिटन अवे फ्रॉम लॉन्चिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक्स अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। और फिर वो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स कर करके आखिर में आप देखें तो नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ वो टेबल पे बैठा हुआ था। तो अगेन ये हाइब्रिड वॉरफेयर की भी एक टेक्निक होती है,
जिसको आपको जहन में रखना चाहिए। इन सब चीजों पे आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें यूज करेंगे अपने पेपर के अंदर। सारा मकसद ही यही है हमारा जो है वो न्यूज वीक एनालिसिस का। सिर्फ ये नहीं है कि हमें बस चीजें पता चल जाए और हम पेपर में वही रटे रटाए नोट्स या वही रटी रटाई बातें जो एकेडमिक्स की गाइडलाइंस में मौजूद है या गाइड से मौजूद है या बुक्स में मौजूद है वो लिखें। तो होल पर्पस बिहाइंड दिस न्यूज वीक एनालिसिस टू यूज दैट न्यूज in a relevant question, in a relevant essay and in a relevant argument। तब जाके उसको पता चलेगा कि आप एक वो स्टूडेंट है जो एक अप टू डेट है और जिसने जो है वो रटी रटाई चीजों को स्टडी नहीं किया। नेक्स्ट जी हमारे पास जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एज फार एज द इंटरनेशनल सिनेरियो इज कंसर्न, जो कि लास्ट वीक हुई या लास्ट वीक हुई। वी फॉरगेट टू डिस्कस दैट न्यूज इन आवर लास्ट वीकली न्यूज एनालिसिस इज बेसिकली the virtual meeting between the President of the United States of America, Joe Biden, and the President of People's Republic of China, Xi Jinping। उनके दरमियान जो है वो COP26 के बाद से वर्चुअल मीटिंग हुई जो कि 3.5 घंटा चली। उसके कुछ टेक अवेज हैं वो आप जान लें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टेक अवेज, बिकॉज यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यूएस चाइना कोल्ड वॉर, यूएस चाइना राइवलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSS 2022 या PMS का जो भी पेपर आने वाला है 2021 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रॉम बोथ द प्रेसिडेंट्स, वो था कॉम्पिटिटर्स एंड कम्युनिकेट। वो था ना कॉम्पिटिशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ यूएस चाइना राइवलरी को इस टाइम पे इफ यू वांट टू डिफाइन विद वन फ्रेज, इट इज competition without conflict। There are severe competition between the two superpowers as far as economy is concerned, technology is concerned, politics is concerned, strategic affairs are concerned। severe competition as far as the conflict is concerned। conflict nahi hai direct conflict। So yes, we can define the rivalry as competition without conflict। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए बिडेन ने भी ये कहा, Biden said the two leaders have a responsibility to ensure the competition between our countries does not veer into conflict। कि हमारे दरमियान कंपटीशन है और वो रहेगा, लेकिन ये दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखें कि कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना चले जाए, कंपटीशन किसी वॉर की तरफ ना चले जाए, वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमें इसको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं लेके जाना। जस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन, हमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन ही रखना है। जी सेड दैट द टू कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, कोएग्जिस्ट इन पीस एंड परस्यू विन-विन कोऑपरेशन। ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ रहने की पीस में साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए एंड परस्यू विन-विन कोऑपरेशन। और हमें एक ऐसी सिचुएशन करना चाहिए जिसमें हम दोनों की एक विन-विन सिचुएशन हो, विन एंड लूज वाली सिचुएशन ना हो या जीरो सम कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूएस चाइना राइवलरी में आप यूज कर सकते हैं कि कहीं पर यह आ जाता है कि क्या थुसाइडाइड्स ट्रैप में यूएस चाइना जो है वो फंसेंगे या विल यूएस चाइना फॉल इनटू थुसाइडाइड्स ट्रैप, जिसमें ये था कि वॉर इज इनएविटेबल, वॉर इज अनअवॉइडेबल। तो आप कह सकते हैं कि नो, वॉर इज नॉट अनअवॉइडेबल, इट कैन बी अवॉइडेड बिकॉज एक तो इकोनॉमिक ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा, और फिर जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ओवरचर्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव है आफ्टर द अराइवल ऑफ बिडेन, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। फिर दोनों ने एरियाज ऑफ कॉपरेशन को डिस्कस किया जहां पर दो मुल्क अपने कॉम्पिटिशन को छोड़ के कॉपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड चाइना होल्डिंग की सीट्स इन द यूएस सिक्योरिटी काउंसिल। कौन कौन से हो सकते हैं? सम कॉमन सेंस गार्डियंस टू बी क्लियर, ऑनेस्ट वेयर वी डिसएग्री एंड वर्क टुगेदर वेयर आवर इंटरेस्ट इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है, वहां पर बहुत दोनों मुल्क जो है वो बड़ा अच्छा कॉपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो पैंडेमिक्स हो, चाहे वो जो हमारे पास साइबर वॉरफेयर हो, इसमें दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कॉपरेट कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया को इन थ्रेट से बचाया जा सके। देन रेंज ऑफ टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस हुए? जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग डिस्कस हुआ, लेकिन जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ताइवान का टॉपिक था, क्योंकि ताइवान के ऊपर बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। चाइना जो है वो अपनी मिलिट्रीज को भी वहां पे मूव कर रहा है और बड़े स्टेटमेंट्स भी आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। बट अगेन जी जिनपिंग का एक अच्छा स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि जी जिनपिंग का नहीं, बाइडन का एक बड़ा रेलिवेंट स्टेटमेंट था। इन स्टेटमेंट सेड दैट underscored that the United States remain committed to one China policy। के यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा वन चाइना पॉलिसी से हमेशा अपनी कमिटमेंट रखेगा
वो ये नहीं बोलेगा कि मेनलैंड चाइना अलग है और ताइवान अलग मुल्क है, क्योंकि चाइना की हमेशा से पॉलिसी आई है कि ताइवान भी उसी के मुल्क का हिस्सा है। कोई भी मुल्क अगर मेनलैंड चाइना को अलग कंसीडर करे और ताइवान को अलग मुल्क कंसीडर करे तो चाइना वो चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। इट इज अ रेड लाइन फॉर चाइना एंड चाइना विल टेक एक्शंस अगेंस्ट इट। तो जी जिनपिंग ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो है वो अलग कंसीडर नहीं कर सकते, हम भी वन चाइना पॉलिसी से कमिटेड है। हाँ, हम कोई ऐसा एक्शन नहीं होने देंगे, कोई यूनिलेटरल एक्शन नहीं होने देंगे जहां से वो स्टेटस को वहां का आप चेंज कर दें। इट आल्सो सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज यूनिलैटरल एफर्ट्स टू चेंज द स्टेटस को और अंडरमाइन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, क्योंकि जैसा कि एज आई सेड अर्लियर दैट देयर आर some movements of Chinese military in Taiwan, and there are certain controversies theories as well that China is going to take over Taiwan। बट उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इस मूव को बड़ा अपोज करेंगे, बट एज फार एज वन चाइना पॉलिसी इज कंसर्न हम उसके साथ कमिटेड हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो तीन आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहली बात, कंपटीशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ये वाली बात, even United States of America and China cooperate to some areas as far as pandemic is concerned, COVID situation is concerned, global warming is concerned, cyber threats are concerned। इसके ऊपर भी बात की गई। और फिर ताइवान की सिचुएशन जो कि एक ट्रिगर पॉइंट बन सकती थी, वो भी जो है वो एक डिफ्यूज हुई बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बाइडन। अच्छा जी, आप लोग कोई सवाल है तो साथ साथ करते जाएं। अच्छा, इसके बाद कोई न्यूज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देर आर सर्टेन रिपोर्ट्स एज फार एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज कंसर्न आर कंसर्न एंड स्पेशली फेसबुक। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर, क्योंकि वहां के उन्हीं के अपने विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने एक जो है वो रिपोर्ट शाया कि वन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द फेसबुक एंड रिलीज्ड बाय द विसल ब्लोअर इज टाइटल्ड कैरोल्स जर्नी टू कॉन ऑन। इट हैज बीन रिपोर्टेड ऑन कंसिडरिंग स्टोरीज अबाउट फेसबुक्स रोल इन एक्सेसरबेटिंग द पॉलिटिकल पोलराइजेशन। वो कहते हैं कि भाई फेसबुक का ये रोल है, वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन किस तरह इंक्रीज करता है, यानी अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक जो है वो व्यू को सपोर्ट करते हैं, तो फेसबुक आपको वही कंटेंट बार बार दिखा रहा होता है, वही आपके व्यूज को मजीद रीइंफोर्स कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ showing the material, showing the views which contradict your opinion। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कर रहा होता। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ें या आप जो ट्रेडिशनल मीडिया उसको देखें, तो वहां पर दोनों व्यूज आ रहे होते हैं ना। न्यूज़पेपर में ऐसी भी बातें होती हैं जिससे आप डिसएग्री करें कि भाई जो आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो या आपके पसंदीदा पॉलिटिकल व्यूज के अगेंस्ट हो, उससे क्या होता है कि आपको एक ऑल्टरनेट व्यू भी पता चल रहा होता है। बट एज फार एज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, पार्टिकुलरली फेसबुक is continuously reinforcing your viewpoint। अब उससे क्या होता है, वो आपके व्यू पॉइंट को रीइंफोर्स करता चला जाता है। अब एक चीज पसंद करते हैं तो आपको वही चीज उसी जैसी चीजें बार बार दिखाता है, उसी व्यू पॉइंट को बार बार रीइंफोर्स करता है। तो होता क्या है, सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाती है, दो एक्सट्रीम फॉर्म्स बन जाती हैं। जो राइट साइड को पसंद कर रहा होता है या उसके व्यूज को सपोर्ट करता है, उसको वहीं पे दिखा दिखा के उसको रीइंफोर्स कर देता है, और जो लेफ्टिस्ट है उनको दिखा के रीइंफोर्स करता है। बट एट द एंड देयर इज शार्प पोलराइजेशन इन सोसाइटी, और फिर उस टाइम के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करना उस सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाती है। उसने बताया भी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जो पूरी रिपोर्ट आई कि कैरोल एक बंदा था, उसने 2019 में अपना जो है वो अकाउंट बनाया और फिर वो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव था, फॉक न्यूज को जो है वो और ट्रम्प को सपोर्ट करता था, और विद इन डेज उसको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाए गए सच एज क्वानन, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का प्लेटफॉर्म था, जिसमें ये कहा था कि ट्रम्प के अगेंस्ट एक पूरा चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का रिंग है जो ट्रम्प के अगेंस्ट काम करता है, और फिर उसको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज की तरफ लेके जाया गया। और इसी चीज को जो मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक इज रीइंफोर्सिंग योर व्यू पॉइंट। इसी के लिए अगर आप टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करें तो ये कहलाता है इको चैम्बर्स, कि आप ही के व्यू को इको करता रहता है बनिस्बत के वो दूसरी भी आवाज आपको सुनाए या दूसरा भी व्यू आपको सुनाए। एंड इट इज बेसिकली अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है ना। कि और उसने ये भी कहा कि जो विसल ब्लोअर था हमारे पास, फ्रांसिस ह्यूगन, द विसल ब्लोअर एलिज्ड दैट द फेसबुक प्रेफर टू प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर सेफ्टी और कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन। बोला फेसबुक का काम से प्रॉफिट बनाना है, उसको ये नहीं है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनका सेफ्टी का कंसर्न है। फिर इसी के साथ साथ उसने बोला कि एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है कि आपके व्यू पॉइंट को रीइंफोर्स किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि फेसबुक कीपिंग इन व्यू द मार्केट, उसके हिसाब से भी एक्शन ले रहा होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है,
तो अगर उसकी तरफ से हेट स्पीचेस आ रहे हैं या ऐसा कंटेंट आ रहा है तो वो वहां पर एक्शन इतनी जल्दी नहीं लेता जितना दूसरे छोटे कंट्रीज में ले लेता है। देखें, फेसबुक इज privately aware that the people in its largest market are targeting with inflammatory content and the users say that the company is not protecting them। उनको पता है कि इंडिया में जो लोग हैं वो एक इन्फ्लेमेटरी इन्वोकेटिव मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं, कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, बट कीपिंग इन व्यू लार्ज मार्केट, तो वहां पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले रहा होता। तो अगेन फेसबुक आईटी कर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस में ये व्यू पॉइंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं कि हाउ फेसबुक इज बेसिकली पोलराइजिंग द सोसाइटी एंड एक्सेसरबेट एंड फेड देम। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट द प्लेटफॉर्म्स डू नॉट क्रिएट दीज एक्सट्रीमिस्ट और पोलराइज्ड पॉलिटिक्स बट में एक्सेसरबेट देम और फीड इनटू देम, रीइंफोर्स कर रहा होता है, एक मल्टीप्लायर का रोल पेश कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, हाइब्रिड वॉरफेयर में भी आप लिख सकते हैं। मुस्तफा, अभी हम आईटी का सेक्टर पढ़ नहीं रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग वीकली न्यूज एनालिसिस, but as far as the IT sector is concerned, it is related to the government policies as well as the educational sector. As far as the education of India is concerned, वो बहुत आगे हैं हमसे। as far as Bangalore, उनके मुल्क में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप देखें दुनिया के जितने सिलिकॉन वैली के जो जाइंट्स हैं वो इंडियन है, चाहे वो सुंदर पिचाई हो गूगल के, या फिर जो है वो फेसबुक में भी चंदर करके कुछ नाम था, वो भी इनके जो है वो इनोवेटिव हेड थे। फिर अभी ट्विटर के रिसेंटली सीईओ आप देखें वो इंडियन थे, पेप्सी के रह चुके हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के आपको इंडियन नजर आएंगे बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल लेवल इन इंडिया, या उनकी यूनिवर्सिटीज आप देख लें, उन्होंने वहां तक अपने आप को पहुंचाया है। बट हमारे मुल्क में अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज शुरू हुई है, अब देखिए हम कहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीजें जहन में रखनी है और ये आपने चीजों को जहन में रखना है जो चीजों को मैंने आप तक बताया। अच्छा, लास्ट न्यूज जो है वो है हमारी COP26 एंड पाकिस्तान। इन द लास्ट वीक न्यूज वीकली एनालिसिस वी डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ COP26 व्हिच इज द ग्लोबल क्लाइमेट समिट। और इसमें पाकिस्तान ने भी कुछ चीजें कमिट की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि मेनी डेवलपिंग नेशंस हैव मेड देयर क्लाइमेट प्लेजेस। Pakistan's nationally determined contributions with their total target of 50% emissions reduction by 2030। पाकिस्तान ने एक एम्बिशियस प्लेज किया है कि पाकिस्तान विल रिड्यूस 50% ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 2030, जो कि बहुत मुश्किल है। बट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कहा कि ये उस बात से कंडीशन करता है कि जब $100 बिलियन की जो फाइनेंशियल एड है जो डेवलप्ड नेशंस ने प्लेज किया है कि वो डेवलपिंग नेशंस को देंगे, वो अगर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के पास आ गया, कुछ पोर्शन पाकिस्तान के पास आ गया, देन वी विल मेक दिस अ रियलिटी, अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते। उसके अलावा पाकिस्तान ने ऑल्सो साइन अ ग्लोबल मीथेन प्लेज इनिशिएटिव और 100 कंट्रीज टू कर्ब मीथेन इमिशंस। हमने कहा कि हम मीथेन इमिशंस को भी नीचे लेकर आएंगे, जीरो तो नहीं कर सकते बट हम इसको जरूर नीचे लेकर आएंगे। बट ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच ओनली कंट्रीब्यूट्स लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस बट is in the list of top 10 vulnerable countries in climate risk index। तो दुनिया के 10 उन मुल्कों में आता है जो सबसे ज्यादा vulnerable है as far as global warming and impacts of climate change are concerned। So this is it from the Newsweek analysis। ये Newsweek analysis था इस week का। Hope you liked it and I hope that you will use this analysis, this news, this arguments and statistics and data in your answers as well। If you have any questions, kindly ask। किसी को कोई question है? अच्छा जी, so thank you so much।